अब आगे देखिए ध्यान से बेटा, आपके सामने एक डिफरेंस है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन क्या होता है। देखो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये डिफरेंस है। तकरीबन मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिखे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अब तक मान लो इसकी विशेषताएं आपको याद नहीं, आपको इसके लाभ हानियां ढंग से पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डिफरेंस पता तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही सकते हो। तो डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक को तो कवर करते करते साथ में एक दूसरे टॉपिक के साथ क्या कंपैरिजन को भी दिखाता है, मतलब एक को दूसरे के साथ कंपेयर करके भी दिखाता है, जिससे याद करना क्या है काफी आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभिप्राय से, यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो हमने कहा इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, यानी किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। ठीक है, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है। क्लियर है? तो इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने, यानी कोई एक खास कार्य है जिसको पूरा करना है, तो उसके लिए जो प्रबंध है यानी जो मैनेजमेंट है द्वारा तैयार किए गए, यानी उसने कोई ढांचा तैयार किया है, तो उसको हमने क्या बोला, औपचारिक संगठन, यानी जो जानबूझ के तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना? तो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा, यानी जो मैनेजमेंट यानी जो हेड वेड है उनके द्वारा तैयार किए गए एक संगठन ढांचे को ही क्या कहते हैं, औपचारिक संगठन कहते हैं। जबकि इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी खुद की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर मतलब जहां पे वो काम कर रहे हैं, मतलब काम कहां कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं औपचारिक संगठन में, क्योंकि ये जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन तभी सामने आएगा जब आपके पास औपचारिक होगा। तो उसने यही बोला कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी अपनी खुद की पर्सनल आवश्यकताओं की, जो पर्सनल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु उसने बोला कार्यस्थल पर, यानी जो जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे लोगों के स्वतः यानी अपने आप स्थापित समूह से, यानी जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, जिसे रूल्स रेगुलेशन ने नहीं फ्रेम किया, ये अपने आप ही इन्होंने अपने आप ही समूह बना दिया। तो इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से है। प्रकृति यह अधिक स्थिर होता है, टिकाऊ होता है और इसमें पूर्व अनुमान संभव होता है, यानी पहले ही आप अनुमान लगा सकते हो। जबकि ये अस्थिर होता है, कम टिकाऊ होता है और इसमें पूर्व अनुमान जो है संभव नहीं है। क्लियर हो गया? तो अभिप्राय में मैंने आपको क्या बताया, इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट हेड है, उसके द्वारा तैयार किए गए संगठन के ढांचे से है। जबकि इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर, यानी जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे लोगों के स्वतः स्थापित, यानी अपने आप ही स्थापित समूहों से है। ये अधिक स्थिर होता है, ये अस्थिर होता है। देखो ये अधिक स्थिर है, ये कम स्थिर है, ऐसे लिख सकते हो कम स्थिर। इसका मतलब अधिक स्थिर है, ये अस्थिर है। ये अधिक टिकाऊ है, ये कम टिकाऊ है। इसका पूर्वानुमान संभव है, इसका पूर्वानुमान संभव नहीं है। तो उसको आप 3 पॉइंट्स में भी तोड़ सकते हो। क्लियर? चलो स्थापित की बात करें, ये जानबूझकर स्थापित किया जाता है, जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? देन एक दूसरे पर निर्भरता, तो उसने बोला ये स्वतंत्र होता है। यह ढांचा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये अनौपचारिक पर इसने बोला निर्भर नहीं है एक तरीके से, बट यह ढांचा औपचारिक संगठन पर निर्भर करता है। किस पे करता है? औपचारिक संगठन पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? नेता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसने बोला लीडर जो होता है, लीडर यानी जो आपका नेता है, तो प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण, यानी जो आपके पास उच्च पद है तो आप क्या होंगे? नेता होंगे, लीडर होंगे एक तरीके से। तो प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण यहाँ पे नेता होते हैं। जबकि इसके अंतर्गत नेता जो होता है बेटा चुना जाता है। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, याद करने में आसानी हो जाती है। और अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो प्लीज आप उससे बार बार सुनिए, ताकि आपको वीडियो के अंदर ही क्या है सब कुछ याद हो जाए। तो मैंने आपको बोला इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, यानी किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन के ढांचे से है। जबकि इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूहों से है। इसने बोला ये अधिक स्थिर होता है, ये कम स्थिर होता है, यानी अस्थिर होता है। ये टिकाऊ होता है, ये कम टिकाऊ होता है। ये इसमें पूर्वानुमान संभव है, इसमें पूर्वानुमान संभव नहीं है। मैंने बोला स्थापित, ये जानबूझ के स्थापित किया जाता है, ये जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भरता की अगर हम बात करें तो ये ढांचा स्वतंत्र होता है। यह ढांचा जो है औपचारिक संगठन पर, इसके ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर आधारित होता है। याद रखना, हमने पढ़ा हुआ पहले भी। ठीक है, नेता
प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण, यानी उच्च पदों के कारण यहाँ पे नेता होते हैं, जो जितना उच्च पद पे होगा वो लीडर होगा, ठीक है ना, जबकि इसमें नेता जो है चुना जाता है। तो हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने आपको रिपीट भी कर दिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं। उद्गम की बात करें, यानी उद्गम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है। यानी इसकी स्थापना किस कारण होती है? नीतियों, यानी जो पॉलिसीज है, जो रूल्स है, उसके कारण यहाँ पे इसका उद्गम होता है। क्या होता है बेटा? उद्गम होता है। उद्गम होता है। तो उसने बोला इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है, जबकि इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों के कारण होती है। किस कारण होती है? सामाजिक संबंधों के कारण। प्रयोजन की अगर बात करें तो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। किसको करना? संगठन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना इसका प्रयोजन होता है, जबकि इसका प्रयोजन है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। क्या? मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। संप्रेषण का प्रवाह, संप्रेषण के बगल में ब्रैकेट में आप संदेश वाहन लिख सकते हो। संदेश वाहन की बात करें, कम्युनिकेशन को ही यहाँ पे संप्रेषण बोला गया है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत संप्रेषण यानी जो संदेश वाहन होता है वो परिभाषित होता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत संप्रेषण क्या होता है? परिभाषित होता है। और यह सोपान श्रृंखला, सोपान श्रृंखला को बेटा स्केलर चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर चेन कहते हैं। स्केलर चेन जो हमने जो सिद्धांत वाला चैप्टर पढ़ा वहां पे आपने स्केलर चेन देखा होगा, ठीक है ना। उसमें बोला है कि स्केलर चेन में क्या होता है? जो संदेश वाहन होता है, यानी जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो अधिकारी से अधीनस्थ की ओर एक सीधी रेखा में आता है। यानी अधिकारी से अधीनस्थ की ओर जो कम्युनिकेशन बिल्कुल एक सीधी रेखा में आता है, इस तरीके से, ठीक है ना। जहां पे आपने इस तरह से भी बना होगा, देखो इस तरह से पढ़ा होगा आपने, पॉइंट 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 लगे हुए थे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। और बीच में एक लाइन ऐसी भी होती है जिसको गैंग प्लैंक बताया था मैंने, ठीक है ना। चलो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, बाकी मैं बता ही रहा हूं क्या बोल रहा हूं उसमें। किसके अंतर्गत? संप्रेषण, यानी जो संदेश वाहन होता है वो परिभाषित होता है, उसको किस तरह से जाएगा, क्या उसका रास्ता होगा, फ्लो कैसा होगा, सब कुछ यहाँ पे पहले से डिफाइन होता है। और यह सोपान श्रृंखला के अनुसार चलता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सीधी रेखा में। जबकि इसके अंतर्गत संप्रेषण जो है परिभाषित नहीं होता, यानी इसका कोई रास्ता नहीं पता, यह किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। मैंने बताया था ना, ये स्वतंत्र होता साला इस मामले में, यानी यहाँ पे संदेश वाहन जो है कम्युनिकेशन किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकता है, तो उसका अपनी कोई दिशा नहीं है। तो हमने 5 पॉइंट मैंने रिपीट कर दिए थे, मैं इसको यहां से रिपीट कर रहा हूं एक बार। उद्गम में इसकी स्थापना संगठन की नीतियों एवं नियमों के कारण होती है, जबकि इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों के कारण होती है। प्रयोजन क्या है यहाँ पे? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जबकि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना। क्लियर हो गया? संप्रेषण का प्रवाह यानी जो कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन का प्रवाह, तो इसके अंतर्गत संप्रेषण का जो प्रवाह है वो परिभाषित है। पहले बात तो परिभाषित है, यहाँ पे परिभाषित नहीं है। इसका जो रूट है ना, यहाँ परिभाषित होगा, यहाँ पे इसका रूट भी परिभाषित नहीं है, कहीं भी जा सकता है। यह सोपान श्रृंखला के अनुसार चलता है, यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलेगा। ये क्या चलेगा? बिल्कुल सीधी रेखा में, जबकि किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे आप चाहते हो हिंट के लिए ले सकते हो कि एक सीधी रेखा में जाएगा अधिकारी से अधीनस्थ की ओर, ठीक है ना। अधिकार की बात करें तो प्रबंध पद के अनुसार, प्रबंध के पद के अनुसार, यानी मैनेजमेंट का जो पद है उसके अनुसार अधिकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो जब जैसा पद वैसा आपको अथॉरिटी मिलेगी। तो उसने बोला अधिकार जो है प्रबंध के पद के अनुसार अधिकार यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जबकि यहाँ पे अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अधिकार जो है वो प्रबंध के पद के अनुसार, यानी जो भी पद होगा उसके अनुसार अधिकार उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पे अधिकार व्यक्तिगत गुणों से उत्पन्न होता है। तो मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको औपचारिक अनौपचारिक के बारे में पता चल जाएगा, जो कि क्वेश्चन पेपर में आते ही आता है, मैक्सिमम देखा गया, काफी बार रिपीट होता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।